राधे राधे। 11वीं के इच्छुक वाणिज्य संकाय के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। चलो लॉकडाउन में कुछ पढ़ने का भी काम कर लिया जाए। वाणिज्य संकाय में हम 2 महत्वपूर्ण व अनिवार्य विषयों का अध्ययन करते हैं। पहला है लेखांकन और दूसरा है व्यावसायिक अध्ययन। व्यवसाय अध्ययन से हम सभी प्रकार के व्यवसाय या व्यापार आदि के बारे में बारीकी से और विस्तार से अध्ययन करते हैं, जबकि लेखांकन, जिसे हम इंग्लिश में अकाउंटेंसी कहते हैं, इन सभी व्यवसायों में मौद्रिक व्यवहारों के लिखना, रिकॉर्ड करना, उनका आंकलन करना, मूल्यांकन करने का कार्य। चलिए आज हम व्यावसायिक अध्ययन में आपका परिचय करवाते हैं कि ये क्या है। व्यावसायिक अध्ययन एक ऐसा अध्ययन है जो बहुत तरह के व्यवसायों के बारे में आपको बताता है विस्तार से। इसमें जो सबसे प्रथम पाठ है जो आपको पढ़ना है, आर्थिक क्रियाएं, व्यापार, पेशा और रोजगार। आर्थिक क्रियाएं नाम से ही स्पष्ट है, वह क्रियाएं जो धन से संबंधित है, धन या अर्थ, यानी ऐसी क्रियाएं जो धन से संबंधित हैं उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी कार्यों में लगा रहता है, चाहे वो वस्तुओं का उत्पादन करे, वस्तुओं का क्रय विक्रय करे, रोगियों का इलाज करे, धर्म का प्रसार करे। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसमें वो लगा रहता है। इसके द्वारा वह अपने जीवन का यापन करता है, जीवन को कमाने के लिए कुछ कार्य करता रहता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि मनुष्य की क्रियाएं जो हैं इतने सारे कार्यों में संलग्न रहती हैं। तो इन सभी क्रियाओं के समूह को जो मनुष्य करता है उसे हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। इन मानवीय क्रियाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं इसी आधार पर कि आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं यानी मनुष्य द्वारा की जाने वाली ऐसी क्रियाएं जिसके पीछे अर्थ छिपा हो, धन छिपा हो। आर्थिक मतलब धन संबंधी, अर्थ संबंधी। इन्हें इंग्लिश में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में मनुष्य के कार्य करने का जो मकसद होता है वो धन कमाना होता है। तो धन के लिए जो भी कार्य मनुष्य करता है उसे हम आर्थिक क्रियाओं की श्रेणी में लाते हैं। और इसके अलावा वह सभी क्रियाएं जो धन के अतिरिक्त की जाती हैं अपने आप को मानसिक संतुष्टि देने के लिए, तो उन सभी क्रियाओं को हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। यानी गैर आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो धन के लिए नहीं की जाती मनुष्य द्वारा, केवल अपने आप को मानसिक संतुष्टि देने के लिए या मनोभाव की कोई संतुष्टि देने के लिए की जाती है। तो मैंने आपको चार्ट में दिखाया है जैसे आर्थिक क्रियाओं को फिर उपभागों में बांटा, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। धन के लिए जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम 3 श्रेणी में बांटते हैं। व्यवसाय, जिसे हम इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, पेशा, इंग्लिश में प्रोफेशन के नाम से जाना जाता है, रोजगार, जिसे एम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी तरफ गैर आर्थिक क्रियाएं जिसके पीछे धन नहीं होता, उसमें हम धर्म के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, देश के लिए जो कार्य कर रहे हैं और उसके पीछे हम धन नहीं ले रहे, सिर्फ एक दूसरे से प्रेम भावना से या मन की किसी स्थिति से प्रभावित होकर कार्य कर रहे हैं, तो वो सब क्रियाएं इसमें गैर आर्थिक क्रिया में सम्मिलित होती हैं। तो अब व्यवसाय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्यवसाय जो है ऐसी मानवीय आर्थिक, क्योंकि मानव से निकली है और अर्थ से संबंधित है, इसलिए ऐसी मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति वस्तुओं के उत्पादन को लेकर, यानी वस्तुओं सेवाओं को वो पैदा करता है, फिर उसका विक्रय करता है यानी उसे बेचता है, और फिर उसका वितरण करता है यानी उसे बांटता है, समाज में अलग अलग जगह पर पहुंचाता है जिनको उसकी आवश्यकता होती है। और इस सारी क्रियाओं के द्वारा वो क्या करता है, जो उसका मेन मकसद होता है, लाभ अर्जित करता है। जैसे उसने स्टेशनरी की दुकान खरीदी, पुस्तकों को बेचा, पेंसिलों को बेचा, तो इसके द्वारा उसने क्या किया, लाभ अर्जित किया। तो ये व्यवसाय की श्रेणी में आएगा। यानी हम वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन इसलिए कर रहे हैं कि उसे बेचकर, बांटकर लाभ की प्राप्ति कर सकें। तो ये हमारा व्यवसाय कहलाता है। अब दूसरा है पेशा। व्यवसाय के साथ साथ पेशा भी एक आर्थिक क्रिया है, मानवीय आर्थिक क्रिया, और इसमें जो व्यक्ति है एक विशेष ज्ञान अर्जित करता है। व्यवसाय में विशेष ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, सिर्फ चतुर जरूरी होता है, जबकि पेशे में आपको पहले ज्ञान लेना पड़ेगा और वो भी विशिष्ट प्रकार का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और उसके बाद समाज के लोगों को बिना किसी भेदभाव के
सेवा प्रदान करनी पड़ेगी और उस सेवा के बदले में कुछ शुल्क लेना पड़ेगा। तो जैसे एक डॉक्टर होता है, वो अपना क्लिनिक खोलता है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के रोगियों को देखता है, उनका इलाज करता है और उनसे एक निश्चित फ़ीस लेता है। तो इस फ़ीस को हम आर्थिक लाभ कहेंगे कि उसने लाभ के उद्देश्य से कार्य किया, इसलिए वो विशेष ज्ञान के द्वारा किया, इसलिए वो किस श्रेणी में आया, पेशे में आया। उसके बाद है रोज़गार। रोज़गार को हम इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये भी मानवीय आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी के अधीन कार्य करता है। एक व्यक्ति स्वामी होता है, दूसरा उसके अंदर काम करने वाला कर्मचारी होता है, और वो कार्य इसलिए कर रहा है कि उसको कार्य के बदले में कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, पारिश्रमिक मिलेगा, चाहे वो वेतन के रूप में मिले या मजदूरी के रूप में मिले। तो एक व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य कर रहा है वेतन या मजदूरी के लिए, एक पे स्वामी है, दूसरा व्यक्ति उसका कर्मचारी है, तो उसे हम रोज़गार कहेंगे। तो देखिए, अब अंतर कर सकते हैं कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में कुछ ना कुछ उनकी अर्थों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर अंतर है। तो रोज़गार में कौन आ सकते हैं? जैसे नौकरी करने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो श्रमिक हैं, चाहे वो कर्मचारी हैं, जो विभिन्न सरकारी और निजी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, वो सब रोज़गार के तहत आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब आता है गैर आर्थिक क्रियाएं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समस्त क्रियाएं जो मानसिक संतुष्टि के उद्देश्य से की जाती है, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वो सब होती हैं। और इसमें धर्म का कार्य करना, समाज का कार्य करना, कोई दान देना, अनाथालय बनवाना, माँ का बेटे के लिए सेवा भाव, मित्र का मित्र के लिए सेवा भाव, बिना पैसे के लिए कार्य करना, ये सब कार्य गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है। आपने देखा कि इस चार्ट में मैंने वर्णन कर रखा है कि व्यवसाय को आगे भी उपभागों में बांट दिया, जबकि पेशा रोजगार नहीं बटे, लेकिन व्यवसाय आगे भी बट गया। वो विभाजित हुआ उद्योग में और वाणिज्य। अब उद्योग क्या है? उद्योग आपने सुना होगा, इंडस्ट्री, जिसे इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ये मानवीय क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, क्योंकि ये व्यवसाय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें उन सभी क्रियाओं को किया जाता है जो उत्पादन से संबंधित होती है। उत्पादन मतलब वस्तु को, सेवाओं को पैदा करना। उत्पादन मतलब पैदा करना। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाएं शामिल होती हैं जो कच्चे माल को तैयार माल में बदल देती है। और ये सब कार्य हम क्यों करते हैं? हम उत्पादन करके बेचते हैं और बेचकर धन कमाते हैं, इसलिए ये व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग कहलाती हैं। ठीक है, और उद्योग से हम एक विशेष बात का निर्माण करते हैं, जिसे कहते हैं वस्तुओं में वस्तु को प्रयोग करने की शक्ति का, यानी उपयोगिता का सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं। इसकी स्थापना करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में हमें पूंजी चाहिए होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा खतरा भी होता है पैसा ना डूब जाए। और ये कितने प्रकार का होता है, ये आगे मैंने आपको दिखाया है। देखिए चार्ट में अगर गौर से देखें तो एक है प्राथमिक उद्योग, उसके बाद आपका है गौण उद्योग, उसके बाद आपका है सेवा उद्योग। और प्राथमिक उद्योग में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने उपभागों में लिखा हुआ है, जननी उद्योग, निष्कर्षण उद्योग। और गौण उद्योग में आगे मैंने और विभाजित किए हैं, जैसे निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। प्राथमिक उद्योग नाम से प्रथम उद्योग, प्राकृतिक के साधनों का, यानी हम प्राकृतिक अपनी नेचर को, अपनी धरा को इस्तेमाल करके कच्चे माल को उत्पन्न करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो मतलब हम प्रकृति के प्राप्त साधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों को हम कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, तो वो कहलाते हैं प्राथमिक उद्योग। जननी उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं और निष्कर्षण उद्योग इसके अंतर्गत आते हैं, जिन्हें जेनेटिक इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। वह उद्योग जिनमें पशु और पेड़ पौधों को उपयोग बनाया जाता है ताकि उसका आगे इस्तेमाल किया जा सके, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन। पशुओं से हमें दूध, मांस, चर्बी इत्यादि जो छाल होती है उसका प्रयोग किया जाता है।
और मुर्गी पालन में हम मुर्गियों से अंडे की प्राप्ति और इत्यादि का प्रयोग किया जाता है और धन कमाया जाता है। पौधारोपण में हम पौधों के द्वारा धन कमाते हैं, फलों के द्वारा धन कमाते हैं। तो ये सब जननी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्षण उद्योग वह उद्योग जिसमें हम भूमि, जल, वायु सारे के द्वारा कोई पदार्थ पैदा करते हैं, इन सब का प्रयोग करके उसे हम निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे हम खानों से कोयला निकालते हैं, तेल निकालते हैं, भूमि से हम कृषक जो होता है कितनी सारी चीज़ों को पैदा करता है, गेहूँ को, चावल को, दालों को, ठीक है। तो वो सब निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। गौण उद्योग से अभिप्राय उन उद्योगों से है जो अन्य उद्योगों से पैदा की गई वस्तुओं को प्रयोग करके एक नई वस्तु का निर्माण कर देते हैं। ये किसी और से लेकर फिर उसमें परिवर्तन करके किसी और को दे देते हैं। जैसे भेड़ है, भेड़ से किसान से भेड़ ली और भेड़ लेकर उससे ऊन निकाली और ऊन से फिर कपड़ा बनाया। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें निर्माणी उद्योग के रूप में शामिल किया गया है और रचनात्मक उद्योग के रूप में शामिल किया गया है। निर्माणी उद्योग से भी प्राय उन उद्योगों से है जिसमें कच्चे माल को हम या आधे कच्चे माल को, जैसे अर्धनिर्मित माल कहते हैं, मानव और मशीनों की सहायता से तैयार करके बदला जाता है। जैसे गन्ने को हम चीनी में बदल देते हैं, लकड़ी से फर्नीचर में बदल देते हैं। तो ये सब आते हैं। और रचनात्मक उद्योग में उन उद्योगों को शामिल करते हैं जो अन्य उद्योगों से जो पैदा की हुई वस्तुएं होती हैं उनके रूप में परिवर्तन करके ऐसी वस्तु का निर्माण कर देते हैं जो स्थायी प्रकृति की हो। जैसे बिल्डिंग बनानी हो तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, लोहा चाहिए, पत्थर चाहिए। तो सीमेंट, रेत, लोहा, पत्थर हमें आपको प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त होगा और इससे हम एक बिल्डर जो होगा वो भवन का निर्माण करेगा। तो भवन निर्माण करने वाला जो बिल्डर है वो रचनात्मक उद्योग के अंतर्गत आएगा। पुलों का निर्माण हो रहा है, वो सब रचनात्मक उद्योग के उदाहरण हैं। तो इस तरह से उद्योग को हमने श्रेणीकरण किया गया। ये संपूर्ण प्रक्रियाएं लाभ कमाने के लिए की जाती हैं, इसलिए उद्योग वाणिज्य के साथ साथ ये व्यवसाय है, ऐसा व्यवसाय है जो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब हम पढ़ेंगे वाणिज्य के बारे में। वाणिज्य को आपने देखा, देखिए आप कि मैंने इसको व्यापार और व्यापार के सहायक तत्वों में बांट दिया है। तो व्यापार और व्यापार के सहायक तत्वों में मैंने दिखाया मध्यस्थ, परिवहन, संदेशवाहन, संग्रहण, बीमा, बैंकिंग, विज्ञापन। यानी इन मध्यस्थ को मिडिल मैन के नाम से इंग्लिश में, परिवहन, संदेशवाहन को ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, आपने सुने हुए हैं ये शब्द कहीं ना कहीं। संग्रहण को वेयर हाउसिंग, बीमा को इंश्योरेंस, बैंकिंग को बैंकिंग के नाम से और विज्ञापन को एडवर्टाइजमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले वाणिज्य को बखान करने से पहले हमने उसका वर्गीकरण देखा कि व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व। तो वाणिज्य क्या है? वाणिज्य व्यापार और व्यापार सहायक क्रियाओं का योग है। तो व्यापार क्या है? व्यापार है लाभ करने की दृष्टि से हम वस्तुओं सेवाओं को केवल खरीदने और बेचने का कार्य करते हैं। सस्ते में खरीदी, उसके में रूप में थोड़ा सा परिवर्तन किया और फिर उसे अधिक मूल्य में बेच दी और इस प्रक्रिया के बीच में लाभ कमाया। इसमें हम पैदा नहीं कर रहे। उद्योग में हम पैदा करके बेचते हैं, इसलिए वो उद्योग है, निर्मित करते हैं उसमें। लेकिन व्यापार में क्या करते हैं? किसी की पैदा की हुई चीज़ को खरीद कर उसके रूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसे हम अधिक मूल्य पर बेच देते हैं। तो क्रय विक्रय यानी खरीदने बेचने से हम लाभ को कमाते हैं, पैसे को कमाते हैं। तो इसलिए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्यापार कहलाती है। और ये व्यापार जो होता है करने वाला व्यक्ति व्यापारी कहलाता है, ट्रेडर कहते हैं। और वैसे ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाता है। अगर क्षेत्रों के बीच में है तो राज्य स्तर पर माना जाता है, अगर राज्यों के बीच में है तो राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है, और बहुत सारे देशों के बीच में है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माना जाता है। अब पढ़ते हैं व्यापार के सहायक। व्यापार को करने के लिए बहुत सारी क्रियाओं की आवश्यकता होती हैं जो व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करती हैं। उसको दूर करके, व्यापार की रुकावटों को दूर करके व्यापार को आसान करती है करने में। तो वो उन्हें हम व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं।
तो व्यापार में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक की सहायता चाहिए होती है, जिन्हें हम मध्यस्थों के माध्यम से पूरा करते हैं। स्थान की बाधा, एक सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, दिल्ली से चेन्नई पहुंचाना है, तो उसको दूर करने के लिए, बाधा को दूर करने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संदेश पहुंचाना है तो संदेश वाहन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी समय की बाधा है। आज सर्दियों में आपके स्वेटर्स की मांग होती है, गर्मियों में उसकी मांग नहीं होती, तो गर्मियों में उसका उत्पादन करके पूरे साल जब तक सर्दियां नहीं आती तब तक समय के लिए उसको रोक कर रखना पड़ता है। तो उसके लिए एक सहायक तत्व होता है संग्रहण, गोदाम, जहाँ पर हम वस्तुओं को बनाकर निर्मित करके रख लेते हैं और जब उनकी मांग होती है तो हम उसे बाज़ार में प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो संग्रहण है, व्यापार की इस बाधा को दूर करता है। जोखिम की बाधा, यानी कहीं मेरा सामान आने ले जाने में कहीं नष्ट ना हो जाए, किसी और प्रकार की हानि ना हो जाए, जल ना जाए, लीक ना हो जाए, उड़ ना जाए, किसी तरह का व्यवसाय में नुकसान ना हो जाए, तो उस बाधा को दूर करने के लिए हम बीमा करा लेते हैं, तो वो भी हमें सहायक होते हैं। और ये सब चीज़ें जो बीमा है, संग्रहण है, परिवहन है, मध्यस्थ है, सब पैसे के कारण होता है। आप पैसा दो और सेवा ले लो, तो पैसा जुड़ जाने के कारण ये सब व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। वित्त की बाधा, समय समय पर व्यवसाय को बढ़ाना होता है, बढ़ाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो कौन हमें पैसा प्रदान करता है? बैंक। तो ये बैंक जो है हमारी धन की, वित्त मतलब धन की आवश्यकता को पूरा करता है। सूचना की बाधा, अगर व्यवसाय को चलाने में किसी तरह के सूचना के आदान प्रदान में कमी आ रही है, तो सूचना को मतलब ग्राहकों को कैसे बताना है कि मैंने ये वस्तु बनाई, तो सूचना की बाधा को दूर करने का साधन है मीडिया, जिसे आप एक तरह से विज्ञापन के रूप में जानते हैं। तो हम विज्ञापन के माध्यम से लोगों को परिचित कराते हैं कि ये वस्तु आई है, इसे आप खरीदिए। जब वस्तु खरीदी जाती है तो लाभ की प्राप्ति होती है, लाभ प्राप्त होने पर व्यवसाय उन्नत होता है। तो ये सारी क्रियाएं हमने देखी। इस तरह से आपने जाना कि व्यवसाय, पेशा, रोजगार, उद्योग और वाणिज्य क्या होता है, और उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।